वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज हम बात करेंगे सी मैट के जनरल नॉलेज की क्लास 3। अगर आपने पहली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखिएगा। उसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी है, लाइक हिस्ट्री, लाइक पॉलिटी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आना और उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो दोनों वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस क्लास में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और डाउट सॉल्व करेंगे जो मुझे व्हाट्सएप चैनल पे बहुत स्टूडेंट्स ने दिए हैं कि उन्हें ये डाउट आ रहा है टॉपिक। अगर आपने आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो ज्वाइन करिएगा। लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर की मैं अभी बात कर रहा था। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास उनका स्कोर है, परसेंटाइल है, वो अपना स्कोर मैच करना चाहते हैं कॉलेजेस के साथ अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज उन्हें मिल सकता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम जिसके पास एक वेरीफाइड डेटा होता है आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सारे डाउट आपके सॉल्व होंगे। जब तक हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब तक हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देती रहेगी। आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए लाइक फॉर्म फिल करने के लिए, आई नो बिकॉज इस टाइम क्या होता है, कॉलेजेस और कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स को बार बार कॉन्सिक्वेंटली कॉल करती रहती हैं और फोर्स करती रहती हैं कि इस कॉलेज में आप एडमिशन लो। फेक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, पैसे उनके बर्बाद हो जाते हैं, बाद में उन वो कंसल्टेंसी सर्विस सामने नहीं आती, राइट। तो इसमें आपका लॉस किसका होता है? स्टूडेंट्स का। ऐसे आप लॉस से बचिए। आपका कोई मेंटोर है, आप कहीं से अपनी कोचिंग ले रहे हैं, आप वहाँ जाके बहुत अच्छे से पता करिए, वरना इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपके सारे डाउट को सॉल्व करेगी, ठीक है। हाँ, संडे को नो रिप्लाईज है, ऑफिस टाइमिंग हमारी 10 AM टू 6 PM रहेगी। सो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो बुक है वो किसने लिखी है। बुक्स के क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। इंपॉर्टेंट बुक्स जो होती हैं टॉप 20-30 आप देखेंगे तो आप उन्हें याद करिए। और जो फेमस राइटर हैं, फेमस राइटर्स की बुक आपको याद होना इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में उन्होंने लिखी है, 2023 में लिखी है। पास्ट 3 ईयर्स की आप देखेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी और वो आपको याद करना भी आसान रहेगा और चांसेस उसमें आने के बहुत ज़्यादा है। अब इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए क्या है। क्या वो खुशवंत सिंह है, क्या वो शशि थरूर है, क्या अरुंधति रॉय है, क्या वो विक्रम सेठ है? बताइए। इसका आंसर है शशि थरूर। बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आती हैं। शशि थरूर का आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया होगा जिसमें जीके है तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने जीके अगर प्रिपेयर करोगी बुक एंड ऑथर की, तो शशि थरूर की आपने देखी बहुत फेमस बुक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है बुक्स एंड ऑथर्स पे, बट आप इतनी सारी बुक्स हैं कैसे याद रखोगे, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट और फेमस राइटर है आप उनकी बुक्स आप एक ही लिस्ट बनाइए, उनकी बुक्स आप नोट करिए और वो लर्न करिए, वो ज़्यादा ईजी है और उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है VAIO जो एक प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने उस कंपनी का लैपटॉप यूज़ किया होगा तो ये एक लैपटॉप की कैटेगरी है, राइट। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं बता दूं कि सोनी, इसका आंसर सोनी है, जो इस कैटेगरी के आपके लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती थी, राइट। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ओवर्स वर इन 1975 क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने ओवर थे 1975 क्रिकेट के वर्ल्ड कप में, राइट। सो अब देखेंगे तो इतना पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है रिपीट में आपको हर क्लास में बताता रहूंगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस हैं। तो प्लीज वीडियो स्किप मत करिए, बिकॉज हो सकता है आप स्किप करें और बीच में एक इंपॉर्टेंट बात छूट जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी ओवर्स वर अलाउड इन 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप? सो व्हाट इज द आंसर? आंसर है इसका 60, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हु इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ यही नहीं, और कौन सी सोसाइटी बनी है, किसने बनाया है, कौन से ईयर में बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हु इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग? दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, ओके। आई नो आप प्रिपेयर नहीं करोगे बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे से हम गूगल पे सर्च करते हैं, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप क्लास के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया करिए और कहाँ हमें वो पीडीएफ मिलेगी वो भी बताइए। पीडीएफ जो है हमारे जो टेली व्हाट्सएप मैंने आपको नंबर दिया था उस पर आप लिखेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे चैनल पे भी हम हर क्लास की पीडीएफ डालते हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सीमेट के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो डालता हूँ खुद बना के, जो वो एनालाइज होता है पूरे 3 ईयर्स का, ठीक है।
अब बात करते हैं, ये कुछ मैंने आपकी हेल्प करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटीज और जो बनी हैं वो बताएंगे। जैसे नर्मदा बचाओ है, वो मेधा पाटकर फाउंडिंग मेंबर, ब्रह्मो समाज का राजा राम मोहन रॉय, इनके अलावा दो और थे, ठीक है, दो और थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अगर देखें तो ईवी रामास्वामी। अलीगढ़ मूवमेंट आपका सर सैयद अहमद, ये इंपॉर्टेंट है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी टेरेसा। यंग बंगाल आपका हेनरी विवियन डेरोजिया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी अगर देखें तो महादेव गोविंद रनादे। ठीक है, ये कुछ और इम्पोर्टेंट थी सोसाइटीज और मूवमेंट्स जो चलाए गए थे इन द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं और बहुत सारे आपकी सोसाइटीज हैं जो बनी है, जो जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो सवाल आ जाता है आने को, बिकॉज हम देखें पास्ट 3 ईयर्स में एक दो आए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छी लिस्ट है, आप अगर खुद बनाएंगे दैट्स ग्रेट। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप अगर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करके आप आस्क करेंगे तो हमारी जो टीम है वो आपको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन इंडिया हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड। ठीक है, सेकंड राउंड की स्पेसिफिकली बात की है, सेकंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन इन 1980। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सभी स्टूडेंट जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बट वो आपको याद रहेगा। सपोज अगर इसका आंसर मैं 5 मार्क कर दूं और वो गलत हो जाए, बट जब मैं उसका आंसर देखूंगा कि इसका आंसर 5 नहीं है, और तो मुझे वो याद रहेगा, उसके चांसेस याद रखने के ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप आंसर ही कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो आपने बस पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, इट्स ओके, वो तो फिर कुछ उसका कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आप आंसर दोगे तो आपको वो रिमेंबर रहेगा कि हाँ वो ठीक था या गलत था, ठीक है। तो एग्जाम में आप देखोगे अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये था क्योंकि मैंने आंसर उस टाइम दिया था। इसलिए उसका फायदा होता है कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। अब बात करते हैं आंसर क्या होगा, क्या वो 7 बैंक्स है, 6 बैंक्स है, 8 है या 5 है? क्या आंसर होगा? सो आंसर इज 6 बैंक्स। ठीक है, याद रखना 6 बैंक ऐसे थे जो वर नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन इन 1980। ठीक है, ये सीमेट कैसे क्वेश्चन, सीमेट ऐसे भी पूछ सकता है कि इन इंडिया हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, ये पूछ लिया, यहाँ के बाद ये लाइन कट कर देगा नेशनलाइज्ड इन 1980। ठीक है, तो उसका आंसर भी 6 बैंक्स होगा। हो सकता है आपसे सेकंड राउंड की वजह से याद कर लें, लेकिन वो एग्जाम में सेकंड राउंड दे ही ना। ठीक है, तो आपको वही पूरा याद रखना है, 1980 भी रखना है और सेकंड राउंड भी रखना है और 6 बैंक्स। ठीक है, ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन क्या कहती है, एग्जाम पॉलिसी जो है इंडिया की वो प्रिपेयर्ड कौन करता है? ये तो रही क्वेश्चन की बात। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? एब्रीविएशन याद रखना, आना ही आना है, एब्रीविएशन आपको याद होने चाहिए। हमारी जो लास्ट की 2 क्लासेस थी उसमें भी एब्रीविएशन थे और दोनों में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में थे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, एक दो एब्रीविएशन आता ही आता है। 2024 में देखना कि कोई सोसाइटी या कुछ बना है जिसका एब्रीविएशन है, तो वो आने के चांसेस ज्यादा है, वरना पास 3 ईयर्स के तो देखना ही देखना। तो एग्जाम का अगर हम बात करें, इसके फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, जिसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। अब ये किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, ऑब्वियसली फाइनेंस के अंदर नहीं आएगी, आरबीआई के अंदर नहीं आएगी, ना सेबी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंडियन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब देखो इसमें भी एक एब्रीविएशन आ गया, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। अब हो सकता है वो पूछ ले आईएमओ की फुल फॉर्म क्या है, बट आईएमओ जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आप आईएमओ के बारे में नहीं बता पाएंगे। लोगों को आईएमओ से लगेगा आई से इंडियन, राइट, इंटरनेशनल कभी लगेगा ही नहीं और वहां आप नर्वस हो जाएंगे, क्वेश्चन स्किप भी हो जाएगा, टाइम भी आपका लॉस हो जाएगा। तो आईएमओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ, अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। तो कौन है वो इंडियन? आप उसका आंसर बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है? ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी, राधिका। ओके, सो इसको याद रखने का आसान तरीका है, आईएमओ फर्स्ट वुमेन, ठीक है, और फॉर द एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। अगर आप ये देखेंगे कि एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी एट द फर्स्ट वुमेन, तो आप बिल्कुल राधिका लगा देंगे, याद करने का आसान तरीका। अब मैंने कुछ और ली हैं जो कुछ और आपको अवार्डीज ली हैं, जो अर्जुन अवार्ड, पद्मा विभूषण, पद्मश्री 2024 की वुमेन है जिनको दी गई है। सारी वुमेन नहीं है बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जैसे अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। पद अर्जुन अवार्ड में जैसे ईशा सिंह है, अंतिम पंगल है, आहिका मुखर्जी। पद्म विभूषण 2024 मिला है, बाली याद रख सकते हैं, फातिमा, उषा, और इनका नाम तो पद्मा से ही याद है, पद्मा से ही शुरू है तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर बात करते हैं पद्मश्री 2024 किसी किन्हें मिला है, परबती, प्रेमा, उमा। ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा डेटा नहीं है, सारी लिस्ट नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे वुमेन्स और मेन हैं। ठीक है। बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और बाकी मैं बताता हूँ कि स्टडीज ना इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टडी ऑफ लाइक आपकी स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ एशियंट स्क्रिप्चर्स, राइटिंग्स, ऐसी बहुत सारी स्टडी हैं। आपने हो सकता है वर्बल के अंदर पूरी लिस्ट बना रखी हो, तो उसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो आंसर होता है एपिग्राफी, और ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक होता है स्टडी एंड द कलेक्शन ऑफ द कॉइन्स एंड द करेंसी। याद रखना, न्यूमिस से जहाँ पे आ जाए वो दैट इज कॉइन्स। आर्कियोलॉजी क्या है और पैलियोग्राफी क्या है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे कि आर्कियोलॉजी किसकी स्टडी होती है और पैलियोग्राफी जो होती है वो किसकी स्टडी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ मैंने और स्टडीज ली हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं स्टडी की। जैसे स्टडी ऑफ मैप्स होता है कार्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स होता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है डेमोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी, बहुत कॉमन है, आपने बहुत सुना होगा। स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स की बात हो रही है एंड देयर ओरिजिन, तो दैट इज एटिमोलॉजी। अ स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑन द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दैट इज हॉर्टिकल्चर, ये भी बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। स्टडी रिलेटेड टू ब्लड, दैट इज हेमेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ डिसीजेस क्या होगा? अब स्टडी ऑफ डिसीज बात करें तो दो ऑप्शन है, नोसोलॉजी एंड पैथोलॉजी, दोनों ही ठीक है। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, दैट इज पैलेंटोलॉजी। ओके। सो ये कुछ स्टडीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप बाकी स्टडीज आपको पढ़नी है, ये बहुत इजी है। अगर लिस्ट देखेंगे तो स्टडी आप अगर सारी देखते हैं तो आसान, ये याद करना बहुत आसान है। ठीक है। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। 9 क्वेश्चन क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन इज द टर्म यूज्ड, ग्रेप वाइन इज द टर्म यूज्ड इन द रिलेशन। कौन सी कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन यूज होता है? क्या वो ईमेल है, क्या वो ग्रुप है, क्या वो फॉर्मल है, क्या वो इनफॉर्मल है? क्या होगा इसका आंसर? सो इसका आंसर होगा डी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है। अब जैसे ये म्यूजियम है, ठीक है, अब ऐसे ही कुछ म्यूजियम और होते हैं जो फेमस होते हैं, उनका हो सकता है आपकी लोकेशन पूछ ले। ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है? स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। बात करते हैं द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। एक तो लेंथ क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, और पहले और लोकेशन क्या है। ठीक है। सो लेंथ जो होगी लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए। पहले मैं उसका नाम बता दूं, दैट इज हुबल्ली, और हुबल्ली, एंड ये है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका रीजन में, और ये सेकंड बिजिएस्ट है कर्नाटका रीजन का। इसकी जो लेंथ है 4944। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमडीएम की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? अब देखिए इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आपका एक एब्रीविएशन आ गया। एब्रीविएशन इज इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशन आपको याद होनी ही चाहिए फॉर द पॉलिटिकल पार्टी एज वेल। तो इसका क्या आंसर होगा? इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, और कंफ्यूज करने के लिए आपको चारों ऑप्शन में देगा ही देगा, इसे छोड़ दो। आपको सिर्फ एम से याद रखना है। एम से अगर आप याद रखेंगे तो एक तो इसे प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, बाकी बस आप ये याद रखिए, मारू, राइट। एमडीएमके की जो पॉलिटिकल पार्टी है स्टैंड फॉर मारू। ओके, मारू याद रखोगे तो आपका आंसर ये याद हो जाएगा। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। विच सिटी हाउसेस द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? अब इस क्वेश्चन में भी एब्रीविएशन आ गया, दैट इज IAEA, राइट। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1957 विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। ठीक है। विच सिटी हाउसेस, कौन सी सिटी है?
विच सिटी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंट्री जो पर्शिया है ऑल्सो नोन एज व्हाट? कौन सी कंट्री को पर्शिया भी कहते हैं? क्या वो ईरान है, क्या वो इराक है, क्या वो कुवैत है? बताइए। सो आई नो प्रिंस ऑफ पर्शिया तो सबने देखी ही होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ईरान होगा। पर्शिया को ईरान से भी नोन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओल्डेस्ट वेद। अब देखिए वेद के क्वेश्चन हैं जो मैंने देखे हैं काफी पास्ट ईयर्स में आए हैं और बहुत सिंपल आए हैं, इसलिए मैं अब आपको इसी क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा हर वेद के, ठीक है। जैसे ओल्डेस्ट वेद तो हमारा होता है ऋग्वेद, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स है, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने क्लास 2 और क्लास 1 में भी बताया था, आप इसमें भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन सब वेद के बारे में। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपका जो होता है, पहली बात तो ओल्डेस्ट है, ये याद रखना। सब इंपॉर्टेंट है, 10 मंडल्स हैं, ठीक है। हाइम्स जो है आपकी 1028 है, ये एक्यूरेट नंबर होते हैं, तो ये आ जाते हैं, ये पूछे भी जाते हैं कि टोटल हाइम्स कितने हैं, टोटल मंडल्स कितने हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा रिवर जो है वैदिक सिविलाइजेशन में पता ही नहीं था कि कौन सी रिवर है। फिर बात करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, वो क्वेश्चन पूछता है गायत्री मंत्र कौन से वेद के अंदर है और किसने लिखा है? तो वेद तो आपको पता लग गया, दैट इज ऋग्वेद और रिटन बाय विश्वामित्र। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद है हमारे 108 और इसके अंदर एक वर्ड है दैट इज कूला, जिसको फैमिली कहा जाता है। कूला जो है डिनोटेड टू दी फैमिली। ऐसे बहुत वर्ड है बट कूला इज इंपॉर्टेंट वर्ड अकॉर्डिंग टू द सीमेट। अब बात करते हैं अबाउट दी सामवेद। सामवेद के अंदर आप बात करें, अगर वो पूछता है सामवेद को क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सामवेद को बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, दैट इज चैंट्स, मेलोडीज एंड वर्शिप, ओके। ये वैसे ही यजुर का क्या है? यजुर में क्या है? सेक्रिफिशियल प्रेयर्स है। अथर्ववेद है जो है आपका हीलिंग स्पेल्स है, और प्लस इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ 20 बुक्स। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद है जिसके अंदर 20 बुक्स का कलेक्शन है, दैट इज अथर्ववेद। अब बात कर एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जानना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, जो वैदिक सिविलाइजेशन था फ्लरिश हुआ था कौन सी बैंक के रिवर पे? दैट इज सरस्वती रिवर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, दैट इज हु इज द ओनली बैट्समैन टू स्कोर, आई गेस एक वर्ड मिसिंग है, सेंचुरीज इन सिंगल एडिशन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप? ये तो सबको पता होगा, सारे बॉयज को जो क्रिकेट देखते हैं, कि कौन है? रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, विराट कोहली है, ठीक है। इसको बताने का भी कोई वो नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है, रोहित शर्मा। बात करते हैं कुछ और अवार्ड्स की। T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में दिए गए हैं, इनमें से एक हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया था? जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, दैट इज विराट कोहली। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच इज इट्स सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और बात करते हैं मोस्ट रन कितने बनाए थे? किसने बनाए थे? गुरबाज। मोस्ट विकेट्स, दैट इज अर्शदीप सिंह एंड फारूकी। हाईएस्ट स्कोर किसका गया था? निकोलस। बेस्ट फिगर्स, दैट इज फारूकी। फारूकी देखिए 2 बार है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो था वो शाही होप। बेस्ट इकोनॉमी रेट, दैट इज टिम। मोस्ट सिक्सेस, दैट इज पुरान। मोस्ट 50 प्लस स्कोर, दैट इज रोहित शर्मा एंड गुरबाज, ठीक है। और मोस्ट कैचेस किसके थे? दैट इज आपका एडन, ओके। ये कुछ और अवार्ड्स है जो किस कैटेगरी में किस प्लेयर को मिले हैं फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इसमें से आने का चांसेस 99 प्लस ही है, 99% प्लस है। अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? टू विच हेड ऑफ द लिटरेचर इज द बुकर प्राइज अवॉर्डेड एवरीवेयर? इसके ये जो बुकर प्राइज दिया जाता है, ये लिटरेचर की कौन सी कैटेगरी को दिया जाता है? क्या वो फिक्शन है, क्या ऑटोबायोग्राफी है, क्या रिलीजन है, क्या फिलोसफी है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज आपका फिक्शन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बैंक विच मर्जेस विद द कैपिटल फर्स्ट, ठीक है। कौन सा बैंक है जो मर्ज हुआ था कैपिटल फर्स्ट? दैट इज IDFC, ओके। उसके उसके बाद बात करते हैं विच सिटी इज नोन फॉर द चिकन एम्ब्रॉयडरी?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है। जैसे कि हर सिटी का क्या होता है, एक खासियत होती है। फॉर एग्जांपल चिकन एम्ब्रॉयडरी की, जैसे लखनऊ है, सूरत की क्या खासियत है, पुणे की क्या खासियत है, इंदौर की क्या खासियत है। हो सकता है ये सिटी वाइज आपसे पूछ ले कि ये जो, जैसे इससे पूछ ले कि चिकन एम्ब्रॉयडरी कौन सी सिटी है जो चिकन एम्ब्रॉयडरी की वजह से जानी जाती है, दैट इज लखनऊ। वैसे ही आपको हर सिटी का पता होना चाहिए। आपको लिस्ट ये भी मिल जाएगी, प्रिपेयर करना। बिकॉज आई नो जनरल नॉलेज जो है एक बहुत वास्ट कैटेगरी है, राइट, बहुत वास्ट, उसके अंदर डिटेल्स हैं। बट सी मैट के बेसिस पे हमें कितना करना चाहिए, क्या सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ तो नहीं करना चाहिए। सी मैट के बेसिस पे ये आपको तब पता लगता है जब आप 4-5 साल के पेपर एनालाइज करते हैं, कितना लेवल आ रहा है वो मैंने एनालाइज करा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन की आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए, जिसमें से आंसर आपको 99% चांसेस है कि आएंगे ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एब्रीविएशन बताया, एब्रीविएशन आपको आना ही है। जैसे क्वेश्चन में ये बन रहे हैं क्वेश्चन एब्रीविएशन के, और हर मैंने अगर बात करूं जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं उसमें एब्रीविएशन आए ही आए हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे आपको सिटी का जो खासियत है वो जानना इंपॉर्टेंट है, और ये आसानी से याद हो जाते हैं, इसमें याद करने का टाइम नहीं है। बट आपके मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप नहीं देखो। अगर आपको पता ही ना होता चिकन एम्ब्रॉयडरी, तो आप क्या डालते, कुछ नहीं डालते, आपको पता ही नहीं था। लेकिन याद बहुत जल्दी हो गया कि चिकन एम्ब्रॉयडरी ऑब्वियसली लखनऊ ही नोन है, राइट। तो याद करना इंपॉर्टेंट है, याद आसान से हो जाएंगे। लेकिन क्या क्या याद करना इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा मैंने आपको बता ही रहा हूँ कि जैसे आपको सिटी के बारे में, पॉलिटी हो गया, बहुत चीजें हैं जो मैं क्वेश्चन के साथ आपको टॉपिक बता देता हूँ। इसलिए क्लासेस मत स्किप करिएगा। 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसमें क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं कि क्या मैंने टॉपिक बताया, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि डैश इज गेन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड अपवर्ड वर्टिकली। कौन सी एनर्जी है जो कि गेन होती है जब बुलेट को हम अपवर्ड्स फायर करते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको हेल्प करने के लिए 50-50 लाइफ लाइन दे देता हूँ। दैट इज एनर्जी को तो हम डिलीट कर देते हैं, एनर्जी को डिलीट करते हैं। क्या वो काइनेटिक है, क्या वो पोटेंशियल है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। सो इसको समझाते हैं पहले थोड़ा सा, बहुत आसान तरीके से, इसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं। अगर आप बॉल, सपोज बॉल है, बॉल आप ऊपर फेंकोगे, राइट। यहाँ से तो फोर्स आपने लगा, मतलब आपने लगा दी, यहाँ स्पीड में जा रहा है, यहाँ से तक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो बनती है। जब ऊपर जाके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो एक लेवल पे आके स्टेबल हो जाती है, तब उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये समझ लो जब बच्चा बहुत पढ़ाई कर लेता है, वो एक लेवल पे आ जाता है, उसके अंदर इनफ पोटेंशियल होता है, राइट। ये वही बात है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल। अब वो जब वो नीचे आएगी तो उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपके अंदर पोटेंशियल आ गया, आपके अंदर सारा नॉलेज है। अब वो आप एग्जाम देने जाओगे तो आप सब कुछ बहुत आसानी से याद करके आप आंसर दे सकते हो, और ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वहां आपने अपनी ऑन एनर्जी लगाई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जब ये वापस आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, राइट। तो वो पूछ रहा है कौन सी एनर्जी है जो बुलेट गेन करती है जब वो अपवर्ड वर्टिकली फायर होती है। यहाँ पे इस लेवल पे कौन सा गेन कर रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में क्या करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, जिनको जो साइंस बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो वो क्या करें उनको, क्योंकि ABCD कुछ नहीं समझ आएगा, राइट। केमिस्ट्री और फिजिक्स का या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे फिजिक्स में क्या है, बहुत आपका बेसिक्स ही आता है। अगर आप देखें सीमेट के प्रीवियस ईयर भी, उसके अंदर भी बहुत बेसिक सवाल आए हैं, बहुत हाई फाई नहीं आया कि आपको फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के फोर्स न्यूटन पति क्या क्या लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये आपने 10th तक बहुत पढ़ा है, राइट। तो वही आना है। अब बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, दैट इज फेमस हिल स्टेशन कोडे कैनाल। ये ये कौन सी हिल्स के अंदर है, राइट। इसका आंसर क्या होगा, ये आप देखिए, आप ज्योग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन आया। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पलानी हिल्स। अब 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट स्ट्रेट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन, ठीक है। अब स्ट्रेट्स की बात करते हैं। स्ट्रेट्स आई गेस इतने नहीं है, तो आप याद कर सकते हो। स्ट्रेट का जैसे एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सो इसका आंसर अगर बात करें, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर डी। 23 की बात करते हैं, हु वॉन द मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया टाइटल इन 2019। 2019 की बात कर रहा है। इसके अंदर मैंने कुछ और अवार्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्राइजेस 2024 में कौन कौन से मिले हैं किनको, उनकी लिस्ट बनाई है। इसके बाद मैं आपको सारी वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। उनका स्क्रीनशॉट लेना, याद करना, उनमें से हो सकता है आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए,
क्योंकि ये रिसेंट ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप मुझे वो बताओ। तो इसका आंसर है आपका प्रिया, ठीक है। इसको बस एक प्रिया से याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ये उन अवार्ड्स और आपके नाम हैं जिनको वो मिला है, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किसे मिला है, दैट इज रिहा, ठीक है। आर एस याद कर लो। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 किसको मिला हुआ है, दैट इट इज निकिता। एजुकेशनल रीडर ऑफ द ईयर किसे मिला है, कुणाल को, ठीक है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, हरमनप्रीत सिंह। वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर क्या होता है, दो डिक्शनरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग बनता है। पहली तो है कॉलिंस, एक और है मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसका वर्ड अलग होता है। अब कॉलिंस डिक्शनरी का जो है वो है ब्रैट, ओके। मिस यूनिवर्स 2024 कौन है, विक्टोरिया है, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, मिस यूनिवर्स 2024 में विक्ट्री किसको मिली, वो है विक्टोरिया। बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, मनोज बाजपेयी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उनकी फिल्म है द फेबल। मिस चार्म इंडिया 2024 किसको मिला है, शिवांगी देसाई, ओके। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस एंड डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर किसको मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है हमारे, ठीक है। और जैसे अभी क्या नरेंद्र मोदी जी को बहुत सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं हर कंट्री के अंदर, राइट। और ऐसे ही अवार्ड्स ऑफ ये ऑनर अवार्ड्स होते हैं जो मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। ऐसे और अवार्ड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं और प्रेसिडेंट को भी मिले हैं, राइट। आपको वो लिस्ट पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। ऐसे बहुत अवार्ड हैं जो मोदी जी को मिले हैं, उनकी एक लिस्ट आप याद रख लेना अवार्ड्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, याद करने ही करने हैं, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये 2024 में ही मिला है, मैं आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब बात करते हैं पहला आपका नोबेल प्राइज, पहला नोबेल प्राइज है आपका फिजिक्स के अंदर, कौन किसको है, होप फील्ड को है, फिजिक्स में होप है और हिंटन, ठीक है। दोनों एच हैं, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है वो ये चार के नाम दे दे फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में किसको मिला है, केमिस्ट्री में बेकर को मिला है, ठीक है। आपका जंपर को मिला है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जंप होते रहते हैं केमिस्ट्री में, बेकर जंपर एंड डेमिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में किसको मिला है, इट्स विक्टर, ठीक है। विक्टर से ऐसे याद रखो, मेडिसिन है तो मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर, वैसे ही विक्टर, ठीक है। विक्टर एंड गैरी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में किसको मिला है, हैन कैंग। नोबेल प्राइज इन पीस, पीस में किसको मिला है, नी हो, ठीक है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है, दैट इज डैरन, ओके। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में ही है, दैट इज मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिस सिविलियन अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे सिविलियन अवार्ड्स मिलते रहते हैं, उनको किसको मिला है, श्री श्री रविशंकर जी को। बात करते हैं जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको मिला है, डॉक्टर राधिका, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड। नेशनल टीचर्स अवार्ड किसको मिला है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब मैंने वैसे आपको पहले बता दिया था इस स्लाइड से पहले ही कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 24th क्वेश्चन की, द लॉन्गेस्ट सर्कल, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासेस थ्रू, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्कल अगर हम बनाते हैं अर्थ सरफेस पे, वो अर्थ की कौन सी सर्फेस को पास करेगा, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, इक्वेटर, किसको पास करेगा, क्या कहेंगे उसे। मैंने अब समझाने के लिए आपको इसका पिक्चर भी लिए, फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेटर है, ये ही लॉन्गेस्ट सर्कल होता है, इसके ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसके ऊपर आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25th क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस क्लास का, दैट इज सियामीज फाइटिंग फिश इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ विच कंट्री। अब नेशनल एनिमल भी आने लगे हैं, राइट।
मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जीके का ना कोई लिमिट ही नहीं होती, पूरा वास्ट होता है और याद करना बहुत मुश्किल है फिलहाल आई नो सीमेट एक्सपीरियंस के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास और भी सेक्शन है याद करने के लिए, वर्बल है आपका, क्वांट्स हो गया, आपका जीके हो गया, प्लस आपका अब इनोवेशन भी है, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो इसलिए मैं आपको हर क्लास के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता रहूंगा, ठीक है? वो आपकी हेल्प करेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए जीके, वो भी उस लिमिट तक जितने तक सीमेट देता है, राइट? क्योंकि उसके बाद आप अगर याद करोगे, उसके बाहर याद करोगे, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो आपका सियामीज फाइटिंग फिश जो है इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ विच कंट्री? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, थाईलैंड है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लड़कों की पसंद थाईलैंड। हाँ, जस्ट किडिंग। सो इसका आंसर है थाईलैंड। अब ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ के लिए आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको उसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस कुछ और इम्पोर्ट आपको कोई डाउट हो, कोई आपको चाहते हो कि मुझे चीज़ नहीं समझ आई, मुझे किसी चीज़ की पीडीएफ चाहिए रिगार्डिंग दी जनरल अवेयरनेस, ठीक है? आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, या आप चाहते हो कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे करूँ, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस और भी स्टूडेंट सीमेट के अलावा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास उनका स्कोर है, परसेंटाइल है, आई नो, वो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना स्कोर और प्रोफाइल डालते रहते हैं। उनका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इतने सारे कमेंट्स होते हैं, प्लस हमारे व्हाट्सएप पे भी इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, हम सब सॉल्व करते हैं बट टाइम लग जाता है, राइट? और अब सीमेट में तो क्या होता है, इनके कॉलेजेस के फॉर्म पहले ही भरने होते हैं, तो आपका टाइम सेव हो, आप कॉलेज के फॉर्म भर पाओ, आपका लॉस ना हो, इसलिए ये नंबर सेव कर लेना। इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी, अपने डाउट पूछ सकते हो, हमारी टीम इस नंबर पे रिप्लाईज बहुत फास्ट देती है, राइट? तो इस नंबर को सेव करो, अपने डाउट्स पूछो किसी चीज के बारे में, बस ध्यान रखना संडे को नो रिप्लाई। वैसे हम संडे को भी अब रिप्लाईज दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज हमारे पास जो डाउट हैं बहुत सारे हैं, तब आप मान के चलो 2 to 3 thousand प्लस ही चल रहे हैं, राइट? तो हम संडेज में भी रिप्लाई दे रहे हैं धीरे धीरे करके। ऑफिस टाइमिंग्स हमारी 10 to 6 PM है, जिसके अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, बट डाउट पूछिएगा, बिकॉज डाउट नहीं पूछोगे कंफ्यूजन में रहोगे, गलत स्टेप उठा लोगे, हमारा कुछ नहीं होगा, स्टेप आपका गलत उठा तो आपका ही लॉस है, राइट? आपको कॉलेज में चले जाओगे, मेन बात होती है प्लेसमेंट्स की, कॉलेज में आप चले जाओ, मेन आप 2 साल बाद अपनी प्लेसमेंट्स कहाँ देखते हो? प्लेसमेंट्स ही नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा, राइट? तो वो गलत स्टेप मत उठाना, पहले पूछ लेना, 1000 बार पूछो, तब जाके कुछ डिसीजन लो, ठीक है? सिर्फ गूगल की या किसी कंसल्टेंसी सर्विस के आप धोखे में मत आना, बिकॉज बहुत फेक कॉल्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स हमें भी कहते हैं कि हमारे पास इस कॉलेज से कॉल आई है, इस कंसल्टेंसी सर्विस से कॉल आई है, क्या हमें परस्यू करना चाहिए, कॉलेज अच्छा है या नहीं, राइट? और फिर हम जब उन कॉलेज के नाम सुनते हैं तो हम खुद हंसते हैं, हम खुद मना करते हैं कि बिल्कुल मत जाना, आपका बहुत लॉस हो जाएगा, राइट? तो आप इस नंबर को सेव कर लो, जो डाउट हो पूछ लेना। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा, जिसके अंदर हम ऐसी प्लेफुल आपकी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है? इसमें अब इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो टॉपिक को भी क्लियर करते हैं और सीमेट में उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको आंसर करने के फायदे, बेनिफिट ये हैं कि आप जब इनको आंसर करोगे तो आपको ये याद रहेगा, जब याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन में एकदम क्लिक करेगा, वहाँ पेपर में क्लिक करेगा कि हाँ मैंने ये कर रखा है, आपका टाइम सेव होगा, आपके मार्क्स तो कम से कम लॉक है ना, राइट? तो ये चैनल कर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं बहुत सारी अब लाने वाला हूँ फॉर द सीमेट एक्सपीरियंस एज वेल। सारी जीके इसके अंदर कवर होगी, सारे टॉपिक कवर होंगे और टॉपिक में बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि मैं अब बहुत स्लोली और आपको टॉपिक आराम आराम से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा यहाँ आने का जो मकसद या इनिशिएटिव ये नहीं है कि मैं आया और आपको बस क्वेश्चन और आंसर ऐसे ऐसे करके बता दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो आप गूगल पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो किसी भी चीज की, आपको मिल जाएगा, आप खुद कर सकते हो। साथ में ऐसा क्यों है, हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझाना, प्लस ऐसे कौन से मोर टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बिकॉज मेरे यहाँ पढ़ाने का क्या फाइनल गोल है? फाइनल गोल यही है कि आपका सीमेट क्लियर हो, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि जीके जो है बहुत वास्ट है, राइट? तो सीमेट के लिमिट तक आपको कितना पढ़ना चाहिए, मैं आपको हर वीडियो के अंदर, हर क्लास के अंदर ये बात समझाऊंगा, कौन कौन सा क्लियर करना है बताऊंगा, इसलिए हर क्लास को देखना प्रॉपर, स्किप मत करना, ठीक है? सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।